भैया तो भाभी के गुलाम है। जैसा भाभी नचाती है वैसे ही नाच रहे हैं। रत्नी देवी के दो बेटे हैं, जिनमें अभी अभी बड़े बेटे मनोहर की शादी सुनैना से हुई थी। सुनैना काफी संस्कारी और सुलझे विचारों की थी। उसने आते ही घर गृहस्थी को संभाल लिया था। सुनैना अपने सास ससुर, पति और देवर भास्कर का बड़ा ही ध्यान रखती थी। सबको आश्चर्य होता था कि कल की आई बहू ने आते ही घर का नक्शा बदल दिया। पहले जो काम नहीं हो पाए थे वो सुनैना की समझदारी से जल्दी जल्दी निपटने लगे थे। बाहर आंगन के कोने में कबाड़ खाना बना रखा था। एक दिन सुनैना जल्दी उठी, सबका खाना पीना बनाकर रख दिया और कबाड़ खाने को साफ करने में लग गई। 2 दिन में उसे साफ करवा दिया, कबाड़ बेच दिया और जरूरी सामान कोठरी के अंदर रखवा दिया। उस जगह 3-4 गमले मंगवाकर पौधे लगवा दिए और लकड़ी का रस्सी वाला पलंग बिछा दिया। आंगन की सान हो गई थी। घर का वो कोना अब सबको वहीं बैठकर चाय पीने की होड़ में लगा था। छोटा देवर भास्कर को ये सब पसंद नहीं आता था। वह अपनी भाभी सुनैना से कन्नी काटता था। मनोहर उसके लिए कुछ भी करता तो अपनी माँ बाबूजी के कान भर देता था। भैया तो भाभी के गुलाम है। जैसा भाभी नचाती हैं वैसे ही नाच रहे हैं। अरे क्या जरूरत थी गमले और पौधे लगाने की? ये सब शहरी चौचले हैं। अब भाभी उन गमलों की देखभाल करेंगी और खाना पीना समय पर ना करेंगी। लेकिन सुनैना के सास ससुर अपने छोटे बेटे की बात को अनसुना कर देते थे। उन्हें पता था कि उनकी बहू जो भी कर रही है इस घर की पढ़ाई के लिए कर रही है। रसोई में बैठकर खाना बनाने से काफी जगह घिर जाती थी, तो सुनैना ने रसोई में पट्टी लगवाने को कहा ताकि वो खड़े होकर खाना बना सके। तो मनोहर ने छट से हाँ कर दी। ये बात भास्कर को रास ना आई। यह भाभी तो अपने आराम के चक्कर में फालतू खर्चा करवा रही है और भैया तो उनके गुलाम है, जो वो कह देती है कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मेरा काम सबको चिताना था, फिर मत कहना कि मैंने कुछ बताया नहीं। सुनैना अपने देवर की हर बार की टोका टोकी से परेशान हो चुकी थी, पर सास ससुर और पति उसके साथ थे तो वो कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन गांव में मेला लगा था। जब से आई वो कहीं घूमने नहीं गई थी, तो उसने मनोहर से मेला देखने को कहा। मनोहर ने हामी भर दी और शाम को तैयार होने को कहा। ये सुनते ही भास्कर फिर से चिल्लाने लगा, माँ को अकेले भोजन बनाना होगा और भाभी को मेला घूमने की पड़ी है। घर की जरा भी चिंता नहीं है। माँ ये सब अकेले कैसे करेंगी? मनोहर के तेवर ये सुनते ही गर्म हो गए। वैसे ही करेगी जैसे सुनैना के आने से पहले करती थी। वैसे भी माँ ही सुनैना को मेरे साथ भेज रही है। तुझे क्या परेशानी हो रही है? तू क्यों ननद बनकर बीच में रोड़ा लगा रहा है? भास्कर की बोलती बंद हो गई। अब भास्कर भी शादी लायक हो गया था। कुछ महीनों में उसकी शादी रूपा से हो गई। रूपा बस रूप की ही थी, गृहस्थी के गुण उसमें जरा भी नहीं थे। सुनैना उसकी बराबर मदद कराया करती थी। रूपा थोड़ी नए जमाने की थी। उसने आंगन में बिछे खटिए को हटाकर 4 कुर्सियां टेबल वहां पर रखने को कहा, तो भास्कर ने तुरंत हाँ कर दी। तो सुनैना बोली, देवर जी सब किस्मत का खेल है। कल आपके भैया जोरू के गुलाम थे और आज आप जोरू के गुलाम बन गए हो। सबको जोरू का गुलाम बनाना ही होता है। और हंसने लगी। भास्कर को सारी बातें कांटे की तरह चुभ गईं। अब उसने सोच लिया कि वो रूपा के कहे अनुसार एक भी काम नहीं करेगा। इस घर में सिर्फ भैया ही जोरू के गुलाम कहलाएंगी, वो नहीं। सुनैना और रूपा दोनों मिलकर रसोई बनाती थी। रसोई पूरी तरह से खुली हुई थी। सारा सामान बिखरा रहता था। रूपा ने भास्कर को कहा कि रसोई में थोड़ा लकड़ी का काम करवा दे ताकि सामान खुला ना रहे, तो भास्कर ने मना कर दिया। रात को रूपा ने उससे बात तक नहीं की। बड़ी मुश्किल से उसने मनाया तो बोली, मैं तो घर के भले के लिए ही कर रही हूँ। रसोई कमरे से सीधे दिखती है, सारा सामान दिखता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। आखिर भास्कर ने हार मान ली और जल्द ही
रसोई में लकड़ी की बंद अलमारियां बनवा दी। क्यों देवर जी, आप भी अब जोरू के गुलाम बन गए? जैसे रूपा कह देती है वैसे करते हैं। भास्कर कुछ न कह सका। रविवार का दिन आया। रूपा ने सुनैना से कहा कि वो भास्कर के साथ सिनेमा देखने को जा रही है। तो सुनैना को अपने मेले जाने वाली बात याद आ गई। वो तुरंत बोली, देवर जी, आप रूपा को सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं तो रसोई में खाना पीना कौन करेगा? आप भी अपने भैया की तरह आखिर चोरों के गुलाम हो ही गए। ये सुनते ही भास्कर शर्मिंदा हो गया। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भैया को बहुत ताने दिए और आपको भी परेशान किया। किस्मत का खेल देखिए, मैं जिस बात के लिए आप दोनों को परेशान किया करता था, आज वो ही सब मुझ पर बीत रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने आपकी और भैया की भावनाओं को कभी नहीं समझा। पति की अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो अगर पत्नी की खुशी के लिए, आराम के लिए उसके निर्णय में उसका साथ देता है तो उसे जोरू का गुलाम समझ लिया जाता है। हाँ देवर जी, अच्छा हो है आपको ये बात जल्दी समझ में आ गई। आपको आज किस्मत ने वहीं खड़ा कर दिया है जहाँ कल हम खड़े थे। मैं तो आपसे जानबूझकर मजाक कर रही थी। जब मेरी सासू माँ ने मुझे कहीं जाने से रोका नहीं तो मैं देवरानी को रोकने वाली कौन होती हूँ? आप चाहिए सिनेमा देखकर आइए, रसोई मैं संभाल लूंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर भास्कर को राहत मिली और उसने अपने भैया को क्या फिर से किसी को भी जोरू का गुलाम कहना छोड़ दिया। मेरी पत्नी और बेटे को माँ का मेरे पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। भारती बैठक में बैठकर टीवी देख रही थी कि उनका 8 साल का पोता वहां आकर कहने लगा, दादी आप अपने कमरे में जाइए, मेरे दोस्त आने वाले हैं। भारती ने कहा, कोई बात नहीं आनंद, मैं थोड़ी सी जगह में ही बैठी हूँ, तुम्हारे दोस्तों के बैठने के लिए बहुत जगह है। वह रोते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त आपको देखकर स्कूल में मेरा मजाक उड़ाएंगी। भारती की एक आंख नकली है जिसके कारण माँ बेटे को वो पसंद नहीं आती है। उसी समय बहू राशि आकर कहने लगी थी कि बच्चे को क्या रुला रही हैं? जाइए अपने कमरे में जाकर बैठ जाइए। भारती तो उस समय वहां से चली गई थी, पर उसका नतीजा यह हुआ कि घर में बेटे के साथ बहू का झगड़ा हो गया था। आपको मालूम नहीं है ना कि मेरा बेटा संदीप शहर का बहुत बड़ा हार्ट सर्जन है। उसने अपनी पत्नी और बेटे को खुश रखने के लिए मुझे अपने अस्पताल के ही स्पेशल वार्ड में भर्ती करा दिया था। बीमार है तो अस्पताल आना अच्छा लगता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति बीमारों के बीच बीमार ही हो जाता है। एक दिन बीमारों के लिए बेड कम पड़ गए थे तो संदीप मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और कहने लगा कि माँ आपको यह कमरा खाली करना पड़ेगा, मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। भारती ने कहा कि मैं तुमसे एक बात कहूँ। संदीप उनकी तरफ देखने लगा जैसे कह रहा है जल्दी से कह दे। भारती को मालूम था कि शहर के सबसे बड़े सर्जन के पास माँ के लिए समय नहीं है। उसने कहा, मुझे वापस गांव भेज दे। संदीप ने कहा, ठीक है, इस कमरे से निकलकर आप ओटी में बैठो, मैं आकर आपको छोड़ दूंगा। भारती ने अपने पड़ोसी को फोन करके बताया था कि वह आ रही है। मरीजों को बेड अलॉट करने के बाद संदीप माँ के पास आकर कहने लगा कि चल तुझे छोड़ देता हूँ। भारती को संदीप गांव के अपने घर ले गया था जहां 8 महीने पहले माता पिता मिलकर रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद लोगों के डर से माँ को वह अपने साथ
शहर ले गया था। राशि और आनंद को माँ का साथ लाना पसंद नहीं आया था, क्योंकि माँ की एक आंख नकली थी, जिसके कारण वो लोगों के बीच शर्मिंदगी महसूस करते थे। दोनों माँ बेटे ने उसका जीना हराम कर दिया था। उनकी रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर माँ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वो बीमार नहीं थी, फिर भी मरीजों के बीच दिन गुजार रही थी। अब उसे भी तसल्ली है कि माँ के कहने पर ही उन्हें गांव के मकान में रहने के लिए भेज रहा है। पड़ोसी ने वहां पहले से ही घर की सफाई करा दिया था। संदीप ने माँ को वहां छोड़ते समय उनके हाथ में 10,000 रुपये रखा और कहा, मैं आते रहूँगा माँ, आप फिक्र मत करो। भारती यहाँ आकर खुश रहने लगी। उसने घर को अच्छे से सजा लिया। इस घर में वह शादी करके आई थी। अपने पति के साथ सुख दुख के दिनों के गवाह यहाँ की एक एक दीवार थी। संदीप आने के बाद कहकर तो रहा था, पर 4 महीने गुजर गए परंतु वह नहीं आए। सारा पैसे खत्म हो गए थे। अब क्या करना है सोच रही थी। उसके पास घर का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। दुकानदार पूछने लगा था कि माँ जी, आपके बेटे ने पैसे नहीं भेजे हैं क्या? पड़ोसी भी कहने लगे थे कि संदीप ने तो फिर से आने का वादा किया था, पर अब तक नहीं आया। भारती को उन सब की बातों का भी बुरा लगने लगा। इसी सोच में वह कुछ तो समय बिताने के लिए अपने घर को संवारने लगी। सामान इधर उधर रखते समय उसकी नज़र पुरानी संदूक पर पड़ी, जिसे उसने संदीप के साथ शहर जाने से पहले ऊपर पुराने सामानों के पास रख दिया था। उन्होंने उसे नीचे उतारकर खोलकर देखा तो उसमें कुछ गहने रखे हुए थे। उसे देखते ही भारती में कुछ हिम्मत आई। उसे लगा कि अब मैं बेटे के सहारे के बिना अपने आप कुछ कर सकती हूँ। उसे यह भी याद आया था कि बहुत समय पहले जब पति जीवित थे तब उनके घर में पैसों की तंगी हो गई थी। उस साल बहुत बारिश हो गई थी, जिसके कारण पूरी फसल तबाह हो गई थी। घर में फसल के न आने के कारण दाने दाने के लाले पड़ गए थे। तब उसने ही पहल करके पति को मनाया और घर पर एक गाय खरीद कर ले आई। गांव के लोगों की मदद से उसने गाय पालने, दूध दूहने आदि सभी बातों का सीख लिया। उसका पूरी देखभाल करते हुए कुछ पैसे कमाने लगी थी। संदीप के लिए भी दूध दही पचाने लगे। अपने लिए कुछ दूध रखकर बाकी सब बेचती थी। इस तरह उसने पति का साथ दिया। हालातों के सुधरने के बाद भी वह इस व्यापार को करती रही। संदीप के साथ शहर जाते समय उसने अपनी गाय को वहीं सरपंच के घर छोड़कर चली गई थी। भारती के यहाँ आने के बाद सरपंच ने उसकी तकलीफ देखकर उसे उसकी गाय लौटाने का फैसला किया। भारती ने भी सोच लिया था कि अब वही काम फिर से शुरू करेगी। भारती का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने अपने साथ एक बच्चे को भी काम की मदद के लिए रख लिया। संदीप अपने परिवार के साथ बाहर घूम फिर कर घर आया तो देखा उसकी बुआ बाहर खड़ी हो उसका इंतजार कर रही थी। उसने आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने अपने आने की कोई खबर क्यों नहीं दी। वही बात उसने बुआ से पूछी, जो 10 साल के बाद इंडिया आई थी। सुशीला बुआ ने कहा कि वह सबको स्पेशली भारती भाभी को सरप्राइज देना चाहती थी। भाई की मृत्यु के बाद भाभी को पहली बार देख रही हूँ। चल अब बातें बहुत हो गई, भारती भाभी से मिल लेती हूँ। भाभी किस कमरे में है? कहते हुए अंदर गई। उनके पीछे पीछे संदीप
और राजी यह कहते हुए भागे कि माँ यहाँ नहीं रहती हैं। सुशीला ने पूछा, कहाँ रहती हैं? संदीप ने हकलाते हुए कहा कि वो गांव चली गई हैं, वहीं रहती हैं। राशि कहने लगी कि हमने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं रुकी। सुशीला, ठीक है संदीप, चलो गांव चलते हैं, मुझे उनसे मिलना ही है। वो सब 1 घंटे में गांव पहुंच गए। उनके पहुंचते ही पड़ोसियों ने कहा कि वाह, संदीप की माँ को एक बार छोड़कर गए तो फिर वापस मुड़कर नहीं आए। उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो कैसे जिएंगी, क्या करेंगी, सोचा भी नहीं। संदीप, हमने सुना है कि उनकी नकली आँख की वजह से तुम्हारे बेटे और पत्नी को शर्मिंदा होना पड़ा था। अरे भाई, उनकी इस नकली आँख के जिम्मेदार तुम ही तो हो। बचपन में राम रावण युद्ध कहकर तुम सब बच्चे लकड़ियों से खेलते थे और खेलते हुए तुम्हारे हाथ से लकड़ी वाली बाण तुम्हारी माँ की आँख में लग गया था। सुशीला को संदीप की करतूत का पता चल गया था। जैसे ही वो अंदर पहुंची, देखा कि वहाँ का माहौल ही अलग था। एक तरफ गायें बंधी हुई थीं तो दूसरी तरफ भारती दूध के कैन भिजवाने के लिए गिना रही थीं। वह सुशीला को देखते ही उनके गले लग गई थी। ननद भाभी 10 साल बाद से जो मिली थी। भारती को लगा जैसे कोई उसके पैर पर पड़ा है। देखा तो बहू और बेटा उसके पैर पकड़कर अपनी गलती की माफी मांग रहे थे। भारती ने उन्हें उठाकर कहा, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, मैं ही वहाँ से अपनी मर्जी से आ गई हूँ। किस्मत का खेल देखो, जहाँ मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी वहीं आकर फिर से एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। संदीप ने कहा, माँ चलो ना, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। भारती ने कहा, देख संदीप, यहाँ मुझे सम्मान मिलता है और मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मेरी एक बात याद रख, जब कामयाबी मिलती है तो घमंड मत करना और जब कामयाबी हासिल नहीं होती है तो निराश मत होना। अभी तुम लोग जाओ, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद आ जाऊंगी। उनके जाने के बाद सुशीला और भारती कुछ दिन साथ रहे। सबसे विदा लेकर सुशीला अमेरिका चली गई, इस वादे के साथ कि जरूरत पड़ने पर सुशीला उसे याद करेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।